Hello and welcome back to my channel UPPCS Talks. I am Pratiksha. I am here again with a new video on the ethics paper, how to write and what are the important topics. I will also talk to you about the strategy of the ethics paper without wasting much time. Let's start the video. So in the video, first I will tell you कि important topics क्या हैं. अपकमिंग जो 26 एग्ज़ाम होने वाला है मेंस का आप सबका, उसमें इथिक्स के क्या ऐसे 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको हर हाल में देख करके जाना है, जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर अपने कलीग से बात करते हुए इसे फाइंड आउट किया है कि ये टॉपिक्स तो इथिक्स में रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं. अगर बच्चे इन 10 टॉपिक्स को अच्छे से कर लेते हैं तो उनके इथिक्स के पेपर में इशू नहीं होगा कंटेंट के बेसिस पे. सो लेट्स स्टार्ट कि 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से आपके होने वाले हैं. पहला है टॉपिक एटीट्यूड का. देखो ये टॉपिक ना इतनी बार पूछा है यूपीपीसीएस ने, एक टॉपिक में कई कई बार इन्होंने ये चीज़ पूछी है. और एक बात और कि 1.5 पे आप इसको करके वीडियो देख सकते हैं, जिसको भी ये वीडियो थोड़ा सा भी लेंदी लग रहा हो तो 1.5 एंड 2 पे देख लेना. अपना टाइम ज़्यादा वीडियोस में मत वेस्ट करना. तो एटीट्यूड का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करके जाना है. इसमें जैसे स्ट्रक्चर आता है, फंक्शन आते हैं, टाइप्स ऑफ एटीट्यूड है, फिर परसुएशन होता है, सोशल इन्फ्लुएंस का टॉपिक होता है और इसी बेस पे केस स्टडीज़ भी पूछी जाती हैं. सो प्रिपेयर वेरी वेल. एटीट्यूड का टॉपिक बहुत बार पूछा गया है, जैसे डिफरेंस में पूछा गया है कि ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड क्या होता है, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड वर्सेस एप्टीट्यूड, एटीट्यूड वर्सेस इंटरेस्ट. इस टाइप के जितने भी नुक्सान कॉर्नर्स में क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब टाइप पे यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन कई बार पूछे हैं. तो आप एटीट्यूड का क्वेश्चन अच्छे से करके जाइए, इस बार भी आपको मिलेगा. स्ट्रक्चर, फंक्शन, परसुएशन, सोशल इन्फ्लुएंस, ये सारे टॉपिक्स. सेकंड टॉपिक है इथिक्स, मोरालिटी एंड वैल्यूज़. इसमें डायरेक्टली पूछा गया है कि इथिक्स क्या होती है, पब्लिक इथिक्स क्या है, प्राइवेट इथिक्स क्या है, पब्लिक मोरालिटी, प्राइवेट मोरालिटी, वैल्यूज़ और इथिक्स क्या होती हैं, इथिक्स और लॉस क्या होते हैं. ऐसे कुछ करके क्वेश्चन पूछें तो इनको प्रिपेयर करना. थर्ड टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस. ये भाई टॉपिक तो बहुत, जिस तरह से एटीट्यूड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है, उस तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है. इसमें कुछ नहीं, सिंपल आप डेफिनेशन इसकी याद कर लो. जो भी इसका डेनी गोलमैन का मॉडल है वो आप याद करके जाना. एग्जांपल्स पर्सनल लाइफ के, आपके रियल लाइफ के जो भी एग्जांपल हैं, या फिर जैसे किसी ब्यूरोक्रेट के एग्जांपल हैं उनको ये ऐड कर सकते हैं, या फिर किसी हिस्ट्री का टॉपिक से कोई एग्जांपल आपको दिख रहा है, उस तरह से आप इसको करके जाइए. और एक एक आता है इमोशनल कोशेंट एंड इंटेलिजेंट कोशेंट, इसमें आप डिफरेंस जो है वो भी करके जाना. तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. फोर्थ टॉपिक है पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्विस एंड प्रिंसिपल. इस प्रिंसिपल में नोलन कमेटी के जो 7 प्रिंसिपल्स आते हैं वो ज़्यादा पूछते हैं. पब्लिक सर्विस क्या होती है, डिफिनीशन दे दिया, एग्जाम्पल दे दिए, इसके प्रिंसिपल बता दिए. पब्लिक सर्वेंट क्या होता है, तो ये टॉपिक कर लेना. फिफ्थ टॉपिक है वैल्यूज़ पे बेस्ड है, जिसमें इतनी टाइप की वैल्यूज़ आपको ज़रूर देख के जानी है. अगर आप सारी नहीं देख पाते हो तो इंटीग्रिटी अच्छे से करके जाना, इम्पार्शियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कमिटमेंट, डेडिकेशन, टॉलरेंस, कंपैशन, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, नॉन पार्टिजनशिप, एम्पैथी, डिसिप्लिन, स्पिरिट ऑफ सर्विस एंड वाइस ऑफ कंसाइंस. अच्छा, इनको लिखना कैसे वो मैं आगे बताऊंगी, इसको नोट कर लेना. इनको ज़रूर हर हाल में डेफिनेशन और एग्जाम्पल, कोई भी अगर छोटा मोटा डायग्राम आपको समझ में आ रहा है तो वो इसको देख करके जाना. सिक्स टॉपिक प्रॉबिटी, इथिकल गवर्नेंस एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस. तो प्रॉबिटी और पब्लिक सर्विस, ये सारे गवर्नेंस इन पब्लिक सर्विस, इथिकल गवर्नेंस, कॉरपोरेट गवर्नेंस, इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, ऐसे करके टॉपिक्स पूछे जाएंगे. तो आप ना गवर्नेंस वाला टॉपिक अच्छे से कर लेना. गुड गवर्नेंस क्या होता है, ई गवर्नेंस क्या है, फिर आपका नॉर्मल जो मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट का मॉडल है, वो सब चीज़ें थोड़ा सा देख लेना. प्रॉबिटी का टॉपिक पूछा जाता है ऐसे करके कि इंटीग्रिटी वर्सेस प्रॉबिटी क्या होता है. तो सातवां टॉपिक है सिटीजन चार्टर पे कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है, एक पेज में आपको हो जाएगा. सिटीजन चार्टर क्या होता है, उसके क्या पॉजिटिव हैं और क्या इसमें अभी फीडबैक, मतलब क्या निगेटिविटी है, अभी क्यों नहीं सक्सेसफुल हो रहा है, सेवोत्तम मॉडल क्या है, फिर इसको क्या सुधारने के लिए एआर सेकंड एआरसी ने क्या बोला है, ऐसे करके याद करना. कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स में तो सिंपल से आपको ऐसे याद करना डेफिनेशन के साथ में इनका जो अंतर होता है इन दोनों के बीच में. वो आरटीआई तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका, इसमें ना थोड़ा डेटा भी याद कर लेना कि कैसे अभी क्या चल रहा है. थोड़ा सीआईसी या एसआईसी का जो कमीशन का है वो थोड़ा कोट कर देना, कितनी पेंडेंसी हैं, और थोड़ा ऐसे करके अगर कोई एग्जांपल इससे रिलेटेड आपके पास हो तो वो भी कोट कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा. और इसमें इसमें ना तो एक तो कोट वगैरह भी आप कोट कर सकते हो. एक कोट आता है जिसमें कहते हैं इन्फॉर्मेशन इज़ नॉलेज,
तो इन्फॉर्मेशन इज पावर, ऐसे कुछ करके कोट्स आते हैं। तो आप अगर उनको करेंगे तो आप और भी अच्छा होगा। एक इसमें शायद नमित शर्मा का एक केस भी है, तो अगर आप केस याद कर सकते हो कि किस केस से ये आया था, तो अगर कभी कुछ रेफरेंस में आता है लिखने को इधर उधर से, तो आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। 9th टॉपिक है करप्शन। करप्शन का टॉपिक तो ऑल ओवर है कि हमेशा हर बार हर एग्जाम में पूछा गया, अगर नहीं पूछा जाएगा तो आपको केस स्टडी के रूप में आएगा। तो करप्शन पे बहुत अच्छे से ऐसे तैयार करना कि आपको पहली बात तो प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि कौन सा प्रिंसिपल जो इथिक्स का है वो लागू करता है। वो कहता है कि करप्शन बढ़ रहा है, तो उसमें क्या सुखवाद एक आता है, हेडोनिज्म। वो कहता है, लोग कहते हैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा सुख मैक्सिमम हम करने का कोशिश करते हैं, इसलिए हम करप्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से आप करप्शन पे बहुत अच्छे से टॉपिक तैयार करना। एक तो वैल्यूज़ वगैरह डाल लेना कि इंटीग्रिटी की कमी है, फिर ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ऐसे करके फिर एग्जाम्पल, फिर डेटा, और जो भी करप्शन के सोल्यूशन के लिए सेकेंड ARC ने बताया वो सब चीज़ें ये कर लेना, इतना टॉपिक। 10th एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि यूपीएससी के जो PYQ है ना, 5 से 10 साल के जो भी आपके पास अवेलेबल हो 2014 से अब तक कर, उनको एक बार जरूर देख करके जाना। केस स्टडी मत देखना, जो क्वेश्चन जो आते हैं थ्योरी वाले पार्ट के वो देख लेना। मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखो 2-3 टॉप क्वेश्चन मुझे याद आ रहे हैं, वो ऐसे आए थे कि एंगर पे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा तो सेम क्वेश्चन उठा के यूपीपीसीएस ने पूछ लिया। एक और क्वेश्चन था वॉइस ऑफ कॉन्साइंस पे, क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ था पहले प्रीवियस ईयर में, और सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया है यूपीपीसीएस ने। तो आई वुड से कि यूपीएससी के जो PYQ इनको एक बार देख जरूर जाना, ताकि आपके दिमाग में रहे कि अगर पूछा गया है कि एंगर क्या होता है तो उसको बता दो ना कि निगेटिव इमोशन होता है, लिख दो। अगर इतना पता रहेगा तो आप क्वेश्चन बना ले जाओगे। सो आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर इथिक्स पेपर, क्या आपको करना होगा इथिक्स के लिए। देखो सबसे पहली बात तो 20 क्वेश्चन जो आएंगे उनको आपको विद इन टाइम लिमिट में अटेम्प्ट करना है, और वर्ड लिमिट को जरूर फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि पहला क्वेश्चन आपने 125 वर्ड के बजाय 200 वर्ड में लिख दिया, और फिर लास्ट में जो जिनको लिखना है 250 में उनको लिख रहे हैं 100 वर्ड्स में। ऐसा नहीं करना। 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इथिक्स का पेपर थोड़ा सा बड़ा आता है कंपेरेटिवली, और हम उसमें मन से लिखते रहते हैं तो कुछ भी लिखते रहते हैं, तो क्या होता है कि पेपर लास्ट में छूट जाता है। मैंने कई लोगों को देखा है, तो इसलिए पहला तो थंब रूल है कि क्वेश्चन सारे करना है और वर्ड लिमिट फॉलो करते हुए। दूसरा क्वेश्चन ये करना है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन का यूज़ करना, एग्जाम्पल डायग्राम। क्या क्या मैं कहना चाह रही हूँ, देखो इंटीग्रिटी का मान लो क्वेश्चन आता है, या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन आता है, तो जो इमोशनल इंटेलिजेंस की एक्चुअल डेफिनेशन है वो अपने आप से मत बना के लिख देना कि अ पर्सन विच इज़ इमोशनली इंटेलिजेंस, या फिर हमें हम अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग्स इमोशंस, ऐसा कुछ नहीं। पूरी 1-2 लाइन की डेफिनेशन है जो डेनियल गोलमैन साहब ने दी थी, आप उसको कोट कर देना। अगर वो नहीं मिल रही है, कहीं भी कोई अच्छी सी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन आती है आप डालेंगे, आपको मिल जाएगी, वो लिखना मस्ट है। इसी तरह से इंटीग्रिटी में भी वही लिखना मस्ट है। फिर एग्जाम्पल कोड, तो एग्जाम्पल के बिना तो समझ लो अधूरा है क्वेश्चन। ये मान के चलना एग्जाम्पल कोशिश करना 2 देना, अगर 2 एग्जाम्पल नहीं है तो एक तो मस्ट है देना। तो इमोशनल इंटेलिजेंस पे एक एग्जाम्पल दे दिया, और 2 देना, तो अगर जब भी 1-2 क्वेश्चन में 2 एग्जाम्पल देने का कोशिश करना, तो ऐसा करना कि एक में आप ना वो कर देना, जैसे रियल टाइम आपका रियल लाइफ का कोई एग्जाम्पल है, आपके रियल लाइफ का या किसी ब्यूरोक्रेट का एग्जाम्पल, वो कोट कर दिया। एक एग्जाम्पल जो है वो आपने जैसे किसी थिंकर का एग्जाम्पल कोट कर दिया, या किसी बहुत बड़े जो आपके मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत किंग हुए, या फिर आप कह सकते हैं किसी ने, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने कैसे उन्होंने इमोशनली इंटेलिजेंस किया, लाल बहादुर शास्त्री जी का एग्जाम्पल है। तो इन सबको आप ऐसे कोट कर सकते हैं। एंड थर्ड थिंग कि डायग्राम, प्लीज़ 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 एंड प्लीज़ ट्राई टू मेक अ डायग्राम। अगर 20 के 20 क्वेश्चन में नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट 15 में होना चाहिए, भले ही आप ऐसे ऐसे करके बना दो, मैं आगे आपको बताऊंगी। तो ये करना है, अभी से अपना बना लो। फिर इथिकल फिलोसफिकल टर्म्स, क्यों, क्योंकि जीएस के आंसर जैसे हैं वो आपके अलग होते हैं। मान लीजिए अगर आपसे आरटीआई पूछा है, अगर आपसे गवर्नेंस पे पूछा है, तो गवर्नेंस अगर आप जीएस पेपर 2 में लिख रहे हैं तो वो उसका लैंग्वेज अलग होगी, अगर आप इथिक्स में लिख रहे हैं तो उसकी लैंग्वेज अलग होगी। आरटीआई अगर आप इसमें जीएस पेपर 2 में लिख रहे हैं उसका अलग स्ट्रक्चर होना चाहिए, और GS4 में लिख रहे हैं तो इथिकल टर्म्स तो कैसे आएंगे, जब आप वहाँ पे इथिकल टर्म्स यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, वैल्यूज़ आप कोट कर लीजिए जितनी आपके पास आपको याद आ रही हैं। प्रिंसिपल्स, देखो कहीं से डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कि हेडोनिज्म क्या होता है, टीलियोलॉजी क्या है, डियंटोलॉजी क्या है, नहीं पूछा जाएगा, बहुत रेयर चांस है। बट आप इनको अपने
जो उसमें आपके क्वेश्चन आते हैं उसमें आप फ्रेम कर सकते हो। अब इसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए कि डियंटोलॉजी किधर किधर फिट बैठती है, आप लगा दो। फिर आपका टीलोलॉजी है, किधर फिट बैठती वो लगा दो। और बहुत सारे ऐसे, कांट की फिलॉसफी है, निष्काम कर्म करना चाहिए, ऐसे करके, ऐसे करप्शन का है। तुम सजेशन में दे सकते हैं ना कि वी शुड लर्न फ्रॉम द निष्काम कर्म ऑफ द गीता। तो ऐसे करके अगर आप डालेंगे ना तो थोड़ा सा वो लगता है कि हाँ एथिकल वे में लिखा गया है। फिर अगली बात क्या करना है आपको, सेकंड एआरसी की फोर्थ रिपोर्ट। मैं इसको तो, अगर 20 क्वेश्चन है ना तो मैं आई वुड से कि 10 क्वेश्चन में तो कोट हो जाएगी आराम से, कहीं ना कुछ मिल ही जाएगा। तो आप वे फॉरवर्ड में जब भी लिख रहे हो तो सेकंड एआरसी फोर्थ रिपोर्ट हैज रिकमेंडेड दिस एंड दैट, वी एज अ ब्यूरोक्रेट शुड फॉलो इन द फ्यूचर। नोलन कमेटी के कैसे लिख सकते हो, नोलन कमेटी के एक्चुअली 7 प्रिंसिपल्स थे। तो जहाँ भी जैसे आपको दिख रहा हो ना कि ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं हुआ है, या फिर आप सजेशन में दे दीजिए कि एज पर नोलन कमेटी पब्लिक सर्वेंट शुड फॉलो दीज एंड दैट 7 प्रिंसिपल्स। नहीं सारे लिख रहे हो बट एक आधे लिख दो। नेक्स्ट, ट्राई टू ऐड मैनी डायमेंशंस। अच्छा, अब आप कहेंगे इथिक्स के पेपर में कैसे डायमेंशन ऐड करूं, तो मैं एग्जांपल बता रही हूँ। जैसे मान लो एग्जांपल आता है कि अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंडिया में या यूपी में ठीक नहीं है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो आप तो 4-5 पॉइंट ऐसे लिख दोगे, लेकिन मैं कहूँगी कि डायमेंशन वाइज लिखो। कैसे, देखो नेशन पे पहले दिखाओ क्या इम्पैक्ट। अच्छा, अब इसमें आप बहुत सारे पॉइंट नहीं ऐड कर पाओगे क्योंकि टाइम के लिमिट है, वर्ड लिमिट है। तो आप क्या करो, नेशन पे इसे स्ट्रक्चर बना दिया, नेशन पे, फिर कंपनी पे, फिर सिटीजन पे। क्योंकि एक कंपनी होगी उसके अंदर कुछ खराब है तो उसकी रेवेन्यू पे फर्क पड़ेगा। वो कंपनी किसी सिटीजन को एज एम्प्लॉयर रख रही है, किसी सिटीजन के लिए कुछ गुड्स बना रही है, तो सिटीजन को फर्क पड़ेगा। फिर वो एक देश में एग्जिस्ट करती है तो उस देश को नो डाउट फर्क पड़ेगा। तो ये आपके सोचने के तरीके पे है। अब इसको आप 2-3 लिख लो, दो दो लिख दो। तो आपके पास कितने, 6 पॉइंट हो गए, वो भी 3 डायमेंशंस में। तो आप एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसे लगेगा ना कि हाँ ये मल्टी डायमेंशनल सोच सकते हैं। ऐसा करना कोशिश। फिर क्या, केस स्टडी। अच्छा, यूपीपीसीएस में केस स्टडी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं आती है, 2-3 या 4 मैक्सिमम देखने को मिली है अभी तक के पेपर्स में। अभी ट्रेंड चेंज हो जाए तो मैं नहीं कह सकती, बट अभी ऐसा केस है। और केस स्टडी भी बहुत एकदम यूपीएससी टाइप की नहीं आती है। कभी बहुत छोटा सा दे देते हैं, कभी खुद क्वेश्चन वो बना के देते हैं और क्वेश्चन के आंसर लिखने रहते हैं। तो बहुत वेरी करती है, तो इस पर बहुत ज़्यादा टेंशन मत लेना। जितना यूपीएससी में ध्यान देने की ज़रूरत है उतनी यहाँ नहीं है। अगर यूपीएससी टाइप की कोई बहुत एकदम केस स्टडी पूछी गई है कि ऐसे ऐसे हो गया है, इतने लोग इसमें फर्क पड़ रहा है, इन लोग को क्या क्या आपको करना होगा, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि स्टेक होल्डर वाला अप्रोच एक बनाइए। स्टेक होल्डर, एक पर्सन आप हो गए, एक नेशन हो गया, और एक कंपनी हो गई, या एक कुछ और समाज हो गया, सोसाइटी हो गई। ऐसे करके बना सकते हैं। दूसरा एक आप ऐसे कर सकते हैं कि वैल्यू अप्रोच अपना सकते हैं कि इस केस स्टडी में कौन कौन सी वैल्यू हैं जिन पे फर्क पड़ रहा है, जो वैल्यू अपनाई नहीं गई सिविल सर्वेंट के द्वारा। ऐसे करके कोशिश करना कि लास्ट में जैसे जब आपसे सोल्यूशन की डिमांड कर रहा है कि आप क्या इसमें एक्शन लोगे, तो एक्शन में ना 2-3 आप ऑप्शन जरूर रखना कि मैं ये भी ले सकता हूँ, मैं ये भी ऑप्शन अपना सकता हूँ, मैं ये भी ऑप्शन, लेकिन मैं ऐसा अपनाऊंगा तो मुझे ये वैल्यू मेरी लॉस हो जाएगी, मैं ऐसा करूंगा तो ऐसे लाभ हानि होंगे, ऐसा ऑप्शन लूंगा तो ऐसे लाभ हानि। फिर एक बेस्ट ऑप्शन चूज करना, फिर बताना कि मैंने ये ऑप्शन क्यों चूज किया था। ऐसे करके कुछ करना फ्रेम। बाकी बहुत टफ नहीं आता, इसलिए इस पे इतना मत सोचो। थियरी पार्ट अगर आपने बहुत अच्छा किया है तो केस स्टडी में वही सब आप अप्लाई करके लगा देना। और डाउट हो रहा हो तो टॉपर्स की कॉपी उठा करके 1-2 केस स्टडी पढ़ लो और उससे आइडिया मिल जाएगा। सो आगे मैं, हाँ एक चीज़ और है, देखो डिफरेंसेस के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। 2 टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। एक तो है कि सिंपल आपको एग्जाम डेफनी बहुत सारे वैल्यूज़ गिना देंगे और फिर कहेंगे कि इनको बताओ। तो वैल्यूज़ में डेफिनेशन लिखना, इंटीग्रिटी मान लो पूछा गया है तो आपको डेफिनेशन लिखना है, उसका एक एग्जाम्पल लिख देना है, और उसका प्रशासन में क्या यूज़ है, 1 या 2 पॉइंट्स में, ख़त्म। इससे ज़्यादा मत लिखना वरना वर्ड लिमिट आपकी क्रॉस हो जाएगी या फिर आपका टाइम चला जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो हमेशा ज़्यादातर पूछा गया है वो है डिफरेंस करने का, कि इथिक्स वर्सेस मोरालिटी बताइए क्या है, लॉ वर्सेस इथिक्स बताइए क्या है। फिर पूछते हैं इंटरेस्ट वर्सेस एटीट्यूड क्या होता है, एप्टीट्यूड वर्सेस एटीट्यूड क्या होता है। ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक क्वेश्चन के अंदर 5-5 या 3-3 दे के पूछ सकते हैं। देखो डिफरेंस वाले मैंने आपको एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन में बता दिया कि आपको डेफिनेशन लिखनी है, एग्जाम्पल लिखना है,
और उसका एक छोटा मोटा डायग्राम बना देना अगर हो तो। डिफरेंस वाले में कभी भी ऐसा मत लिखना कि एटीट्यूड ऐसे बता दिया फिर एप्टीट्यूड ऐसे, नहीं। मेक अ बॉक्स, मेक बॉक्स नहीं तो एक कॉलम बना लीजिए, एक साइड में एप्टीट्यूड एक साइड में एटीट्यूड, जो भी जिसके बीच में डिफरेंस पूछा गया। पहला डिफरेंस का पॉइंट होगा डेफिनेशन, आप डेफिनेशन लिख दो दोनों साइड, दूसरा दोनों साइड एग्जांपल लिख दो, तीनों साइड जो फिर तीसरे चौथे पॉइंट, बहुत ज़्यादा 4 या 5 पॉइंट लिखना। और उसके बाद में लास्ट में एक समराइज करने वाली लाइन उसी में लिख देना कि ऑल्दो इन दोनों में बहुत डिफरेंस है पर कहीं ना कहीं सिमिलरिटीज भी दिखती हैं, ऐसे करके आप डिफरेंस वाला क्वेश्चन ऐसे बनाना। और कोशिश करना कि मतलब एक पेज में अगर आता है तो आ जाए, और नहीं है तो हाफ पेज अगर लिख रहे हैं तब भी ठीक है। बहुत वेस्ट मत करना कि 2-2 पन्ने लिख रहे हो, टाइम चला जाएगा। लास्ट में कौन कौन से अभी जैसे मैंने डायग्राम बताया कैसे यूज़ कर सकता हूँ, तो इस तरीके के आप डायग्राम बना सकते हो। जैसे अभी मैंने बताया तो आप इसमें इधर लॉ लिख दिया, इधर इथिक्स लिख दिया, और जो हमारा काम करते हैं वो हम कुछ लॉ को भी फॉलो करते हैं कुछ इथिक्स को भी फॉलो करते हैं, तो ऐसे बना दिया। और एक काम जब और करना, कोई भी डायग्राम बना रहे हो तो उसको प्लीज़ प्लीज़ कीप इट इन अ बॉक्स। चाहे जीएस के किसी भी पेपर में कहीं भी आप बना रहे हो, बॉक्स में रखने से वो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है। वैल्यूज में जैसे मान लीजिए इंटीग्रिटी पे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, तो इंटीग्रिटी में आप ऐसे डायग्राम बना दो और फिर बता दो कि होता नहीं मन वचन कर्म से हम सत्य हों, तो लिख दो यहाँ पे एक थॉट हो गया, एक एक्शन हो गया, एक स्पीच हो गया। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे पूछा है, सिटीजन चार्टर पे पूछा है, तो 6-7 पॉइंट आपको पता है। तो जब 6 पॉइंट आपको पता हो कहीं के, तो 6 ये बेंजीन रिंग आती है उसको बना दो। फिर 3 पॉइंट्स अगर आते हो तो ऐसे बना दो। बॉक्स में स्टेक होल्डर वाला बना सकते हो, कुछ और भी बना सकते हो। इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 एंगल होते हैं, तो आप जो डेनियल गोलमैन का मॉडल है आप ऐसे बना सकते हो। तो इस तरीके से अगर थोड़ा थोड़ा आप मिक्स करके करोगे तो नो डाउट आपका जो इथिक्स का पेपर होगा वो बहुत अच्छा होगा। बाकी तो कंटेंट पे नो डाउट कंटेंट तो ज़रूरी रहता है, बट जो प्रेजेंटेशन है, थोड़ी मोड़ी चीज़ें होती हैं ना लास्ट में आपको पता होनी चाहिए, और जो आपको अलग बना देती हैं अन्य लोगों से, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया था। और अच्छे से पढ़ते रहिए। आप लोग की एक एक और मेरे पास हाँ रिक्वेस्ट, कई सारे कमेंट्स एक्चुअली मैंने नोटिस किए थे। उनमें क्या था, वो पूछ रहे हैं कि इंग्लिश और हिंदी में कौन कौन से पेपर लिखे जा सकते हैं। देखो अनलाइक यूपीएससी यूपीपीसीएस में ये है कि अगर आपके 6 पेपर हो रहे हैं जीएस के, ठीक, हिंदी और ऐसे, हिंदी का पेपर आपको हिंदी में ही लिखना है, चाहे आप जिस भी मीडियम के हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे का पेपर आप जिस मीडियम में चाहे उसमें लिख सकते हैं, हिंदी में इंग्लिश में। GS 1 से लेकर के GS 6 के पेपर आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश या उर्दू। बस काम क्या करना है कि जैसे मान लीजिए GS 1 अगर आपने हिंदी में लिखना शुरू किया, तब फिर उसके अंदर के बीसों के बीसों क्वेश्चन हिंदी में ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पहला क्वेश्चन हिंदी में लिख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन इंग्लिश में, नहीं। ठीक, अगर GS 1 आपको हिंदी में लिखना है तो लिख दीजिए। फिर GS 2 अगर आप इंग्लिश में लिखने के लिए कंफर्टेबल हैं तो आप लिख दीजिए इंग्लिश में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। GS 3 इंग्लिश में लिखना लिख दो, GS 4 इंग्लिश में लिखना लिख दो, कुछ लोग GS 4 हिंदी में लिखते हैं। तो कोई भी पेपर आप किसी भी मीडियम में लिख सकते हो, बस कंडीशन ये है कि वो मीडियम आपको सारे के सारे 20 क्वेश्चन में फॉलो करना है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि अ, मैंने ऐसे इंग्लिश में लिखा तो मैं 6 के 6 पेपर इंग्लिश में लिखूँ, नहीं। ऐसे आप हिंदी में लिख लो। कुछ लोग ऐसे हिंदी में लिखते हैं, एथिक्स हिंदी में लिखते हैं, और GS 1 2 3 इंग्लिश में लिखते हैं। और पहले ऑप्शनल होता था, ऑप्शनल का भी अपना जो मन करता था वो लैंग्वेज लिख देते थे। तो ऐसा है, कोई ऐसा बहुत यहाँ बाउंडेशन नहीं है। होपफुली कि आप समझ गए होंगे। बाकी लास्ट टाइम में मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसे डाउट रखने चाहिए, स्टार्टिंग में सब क्लियर हो जाने चाहिए। एग्ज़ाम को जब 15 दिन भी नहीं बचे हों तो ये सब डाउट करके एकदम अपना पढ़ाई का स्टेमिना ख़राब मत करिए। पढ़ते रहिए, और पढ़ने से ज़्यादा लिखते रहिए, लिखने से भी ज़्यादा जो ये चीज़ें हैं टिप्स एंड ट्रिक्स वो समझते रहिए कि आप और क्या अच्छे से मसाला जिसको कहते हैं ना कि मिर्च मसाला नमक, तो उसको किस तरह से आप अपने पेपर में डाल सकते हैं, क्योंकि सब कुछ मेंस ही है। तो इसलिए मेंस पे फोकस करो, आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। 26 से 29 तक आपका युद्ध होने वाला है ना, उसके लिए एकदम अपने से अभी को रेडी रखिए। बारिश का सीज़न बहुत है, कृपया बाहर मत जाएं घूमने, बीमार हो जाएंगे तो आपका टाइम जाएगा और फिर गिल्ट होगा। तो अभी अपने कमरे में चुपचाप बैठ के जितना पढ़ सकते हैं पढ़ते रहिए।
अभी पसीना बहाइए बारिश में खूब जम के, और अपना स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन कोई भी हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। ईमेल्स के हम नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि हमारी ट्रेनिंग चल रही है, टाइम नहीं मिल पा रहा। बट एक दिन मैं ट्राई करूँगी कि आप सबके ईमेल्स का एक वीडियो बना करके सबको ओरली में जवाब दे दूँ, ताकि सबको अपना एड्रेस हो जाए। हो सकता है एक दूसरे के कॉमन डाउट्स हो, वो सबके सॉल्व हो जाएं। और बाकी एसे के लिए मैं वीडियो लेकर के एक और आ जाऊंगी, जिसमें एसे कैसे लिखे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या हो सकते हैं। बस इतना मेंस के लिए काफ़ी रहेगा। अगर कोई और भी जैसे आपकी क्वेरी रहती, किसी और भी चीज़ पे आपको चाहिए रहेगा तो बता देना। और GS 5 और 6 के लिए क्वेरी मेरे पास आ रही थी। GS 5 और 6 में घटना चक्र की किताब आई हुई है, आप उसको पढ़ सकते हैं। और भी जितनी बुकलेट्स मैंने बताई थी, 2 या 3 बुकलेट लेकर के उनसे आप टॉपिक वाइज कर लो, जो भी नोट्स बनाए उन्हीं को रिवाइज करते जाओ। तो उस तरह से GS 5 और 6 हो जाएगा। बाकी ऑल दी बेस्ट है। कोई क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मेरे लिए क्या है, देखो मैं अपना समय निकाल करके आप लोग के लिए वीडियो बनाती हूँ या फिर जो भी कर रही हूँ, ये कोई बदले में नहीं है कि मुझे आपसे बदले में कुछ चाहिए। सिर्फ एक चीज़ है कि मेहनत करते रहिए। अगर मेरे इस इनिशिएटिव से अगर 2 जन 4 जन को भी फायदा हो रहा है तो मैं ये करती रहूंगी। मुझे मतलब कोई वो नहीं है कि हाँ समय नहीं मिल रहा है। अगर आप करना चाहें तो आधे घंटा 1 घंटा आप समय निकाल के कर सकते हैं, वो मैं कोशिश कर रही हूँ। बाकी आप लोग को अगर कोई भी हेल्प हो रही हो इस इनिशिएटिव से, तो उसको शेयर भी कर सकते हैं। और मुझे भी कमेंट जब आते हैं ना अच्छे अच्छे कि मैम ये अच्छा लगा, फ़ायदा हो रहा है, तो मुझे अच्छा लगता है। मेरे लिए बस वही मोटिवेशन है ये सब काम करने का। तो सपोर्ट बनाए रखिएगा, और उससे भी ज़्यादा सपोर्ट अपने को बनाए रखिएगा कि पढ़ते रहिए और सिलेक्शन लीजिए। ये जो चक्रव्यूह है ना, इससे जल्दी से जल्दी बाहर निकलिए और अपनी आगे की लाइफ को प्लान करिए।